एक्चुअली सो गई थी, मैं उठी 10:45 पे। थेफ्ट हो चुका है? थेफ्ट नहीं किया है ना? अबेटमेंट तक समझ में आ गया था। अ, कुछ क्राइम जो हमारा, एक मिनट, ये तो अभी तुम लोग टॉट्स क्लैट के हो ना? ठीक। कुछ ऑफेंसेस आईपीसी में मेंशन है जो कि अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो मेन वाला है, दैट इज लाइक थेफ्ट। ये बता दो, थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में है कि दोनों में है? अ, दोनों में है। मैं दोनों में नहीं हो सकता। हाँ, नहीं नहीं, मतलब पहली बात ये है कि इट अप्लाइज टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे पेड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, टेक्निकली तुम मूवेबल भी बोल सकते हो। पहली कंडीशन ये होती है कि इट कैन बी मूवेबल एंड इमूवेबल। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब तुम चुराओगे तुम्हारी नीयत खराब होनी चाहिए, दैट इज यू हैव टू एक्ट डिसऑनेस्टली। जब तक तुम क्वेश्चन से ये नहीं बता पा रहे हो कि उसने जानबूझ के या फिर गलत इंटेंशन से किया, फिर मालाफाइड इंटेंशन से किया, तब तक वो चोरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लग रहा था कि ये पेड़ अभी, मान लो बारिश होने वाली है, लाइटनिंग हो रही है, तुम्हें लग रहा है कि आज बहुत गंदी वाली लाइटनिंग होगी और ये पेड़ गिर जाएगा, तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा, तो तुमने उसके जो गेट के बाहर वाले पेड़ होते हैं गार्डन एरिया के, तुमने थोड़ा सा काट दिया अपनी जान बचाने के लिए, कोई इमरजेंसी हो गई, तब तुम पे अप्लाई नहीं होगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, दैट इज तुम्हें उस आदमी का जो ओनर है उसकी पोजीशन से बाहर वो चीज़ लानी पड़ेगी। तुम उसके गार्डन में गए, तुमने पेड़ वहीं काट दिया, बट तुम उस गार्डन से बाहर नहीं लाए पेड़, तो वो थेफ्ट नहीं हुई अभी तक, क्योंकि वो पेड़ अभी भी उसकी पोजीशन में है। पोजीशन मतलब उसके पास है, ठीक है? तो यहाँ पे उसकी पोजीशन में होना चाहिए, या फिर तुम्हें उसकी पोजीशन से बाहर निकालना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है कि इसमें तुमको ओनर की कंसेंट नहीं लेनी है। अगर मान लो ओनर ही मान गया कि हाँ मेरा पेड़ काट के ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, तो इस सिचुएशन में वो थेफ्ट हुई नहीं एज सच, ठीक है? तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं थेफ्ट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, उसके बाद एक्सटॉर्शन होता है। ये सुना है किसी ने? क्या सुना है, क्या होता है? अ, वही, मैं तुम्हारे पास गन रख के बोला कि आई किल यू, वरना इस प्रॉपर्टी पे साइन करो। जो प्रॉपर्टी है कि तुम अपनी 100% प्रॉपर्टी मेरे को दे रहे हो, या फिर तुमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास गन रख के बोल रही है कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे पे करो। इवन इफ अपने पार्ट पे से कि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिली, तभी तुम्हें फियर इंड्यूस करिए माइंड में, तो ये टेक्निकली क्राइम हुआ। एक्सटॉर्शन इज बेसिकली व्हेन यू पुट अनदर पर्सन फियर में। तो पहली बात ये है कि जो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि तुमको दूसरे के अंदर इंड्यूस करना पड़ेगा फियर। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे बोल रहे हो मैं तुमको टॉफी दूंगा तुम इसको साइन करो, तो वो तो बात लाइक गिव एंड टेक हो जाएगा। गिव एंड टेक अलाउड है, बट आपको उसको डराना पड़ेगा। गन रख दो, चाकू रख दो, या तुम उसके फैमिली मेम्बर का कुछ कर दो कि मैं तुम्हारा ये पर्टिकुलर वीडियो लीक कर दूंगा, तुम्हारी रेपुटेशन का हार्म हो जाएगा, तब तुमको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में साइन करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि फेयर करना पड़ेगा। थ्रेट प्रॉपर फियर भी हो सकता है जब तुम्हें लगे कि तुम चले ही जाओगे लाइफ से। मूवेबल प्रॉपर्टी स्लैश इमूवेबल प्रॉपर्टी स्लैश बोथ, बोथ दोनों, तो ये बोथ होता है, सॉरी। यहाँ पे आप उसको इंड्यूस करोगे, इंड्यूस मतलब उसको कंपेल करोगे कि वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करे। डिलीवर इन द सेंस ऐसा नहीं होगा, एक तो हो गया कि वो तुम्हें खुद प्रॉपर्टी पे साइन करा रहा है, दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, 10-90 पे एटलीस्ट 20 किलो सोना लेके आओ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विक्टिम होगा वो खुद उस पर्टिकुलर जगह पे जाके अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर करेगा, ठीक है? एक्सटॉर्शन में ये केसेस होते हैं, या तो वो तुमको बेसिकली ये होगा कि तुमको प्रॉपर्टी देगा और खुद से देगा। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है कि वो डिलीवर करेगा प्रॉपर्टी। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगेन डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, उसकी अच्छी इंटेंशन, यहाँ पे उसका यही होगा कि वो तुमसे प्रॉपर्टी लेना चाहता है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्राइम को तुम्हें इंटेंशन वैसे भी देखनी है, इंटेंशन अच्छी वैसे भी नहीं हो सकती। डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट जो तुम्हें सब में कॉमन मिलेगा। बस यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ जो विक्टिम है वो खुद डिलीवर करेगा, या रेपुटेशन पे हार्म है। इसके अलावा देयर इज रॉबरी। रॉबरी क्या होती है? दो चीज़ें होती है, रॉबरी एंड डेकोइटी। हाँ ओके, और डेकोइटी क्या होती है? ठीक है, रॉबरी में क्या होता है कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं।
एक होता है कि तुमको इसमें फियर ऑफ डेथ होगा, तो बेसिकली जो गन वाला एग्जाम्पल था दैट वाज रॉबरी। इसमें थोड़ा ये भी होता है कि तुम्हें चाकू वाकू या थोड़ा सा स्लैश कर देंगे, जो भी है, हो सकता है कि रॉबरी एक्सटॉर्शन ही हो, ठीक है। बट जब दो चीज़ आ जाए, या तो इसमें डेथ आ जाए, ठीक है, फियर ऑफ इंजरी वाला, या तो वो तुमको बोल दे कि कहीं बंद कर दे, रिस्ट्रेंट कर दें, या फिर जैसे मतलब मेरे को तुम्हारे घर से कुछ चुराना था, मैंने तुमको तुम्हारे रूम में लॉक कर दिया, अब मैं तुम्हारा पूरा घर चुरा रही हूँ, वो रॉबरी हुई। अगर मैंने तुम्हें गन ही पूरा तुम्हारे एक बच्चे पे पॉइंट पे रखा हुआ है, और तब तुम ऑब्वियसली एज अ पेरेंट लड़ाई नहीं करोगे, और मैंने तब तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी घर के अंदर सब चुरा लिया, तुम्हें मुझे मेरे को तुम्हारे प्रॉपर्टी के सिग्नेचर से मिल गए, मान लो तुम्हारी नोन हो, तब भी तुम्हारे बेटे के पर गोली रख के एट राइट कि तुम सबको साइन वाइन कर दो, चोरी वोरी सब कर दी। बस यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब फियर ऑफ डेथ हो जाएगा बहुत इंटेंस लेवल पे, तुम बस डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो बेसिकली इट इज़ मोर वर्ड रिस्ट्रेन, कि तुम्हें बंद कर देंगे, फिर तुम्हें पूरा बंदी कर रखा है, तुम भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते, तो वो रॉबरी होती है। जब 4 से 5 लोग मिलकर ये प्लान बनाते हैं रॉबरी का, प्रॉपर अच्छा सा करोड़ों की चोरी हो एनॉल वाला गंदा वाला प्लान होता है, तो वो डेकोइटी हो जाता है, ठीक। बस इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी प्लानिंग बहुत पहले से होनी चाहिए, लाइक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और 4 लोग अलग अलग चोरी के प्लान से आए और फिर अचानक से होता है कि ठीक है हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, साथ ही में करते हैं चोरी, अभी एक सही पॉइंट पे आ गए, ऐसा नहीं होता। कुछ प्रीवियस या क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ऐसे ही बता दूँ, देखो प्रिंसिपल ये है, जब भी आप किसी के पर्सन की लैंड से कुछ भी उठाओगे बिना उसके कंसेंट के, तो वो थेफ्ट होती है, ठीक। अगर कोई भी चीज़ अर्थ से अटैच्ड है, मान लो कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी है, पेड़ वेड़ मान लो फॉर एग्जांपल, जब तक वो अर्थ से अटैच है, मतलब ज़मीन पे जुड़ी हुई है, तब तक वो चोरी नहीं है। बट जैसे ही वो अर्थ से निकाल देते हो आप, तब वो चोरी हो जाती है। प्रिंसिपल है ये, ठीक। मैं फैक्ट बता रही हूँ। एक्स का लैंड है, उस पर एक पेड़ है, वाई उस पेड़ को कट कर देता है, ठीक है। उसका इंटेंशन भी है डिसऑनेस्ट कि वो एक्स की पोजीशन से पेड़ निकालेगा, उसने एक्स की कंसेंट नहीं लिया, बट अभी उसने एक्स के गार्डन में से वो पेड़ निकाला नहीं है। मतलब बेसिकली स्टेटमेंट ये है दैट वाई इज येट टू टेक अवे द ट्री आउट ऑफ एक्सेस पोजीशन, ठीक। तो बस 4 ऑप्शन हैं। वाई हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज he केम टू द लैंड ऑफ एक्स, वाई हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज द ट्री हैज़ बीन completely cut down by him, वाई हैज़ कमिटेड थेफ्ट एज सून एज he started cutting down the tree, why has not committed theft because he is yet to take away the tree out of excess possession. B, last option, last option, वो क्या नाम है, आदित्य, कौन सा ऑप्शन? गेम खेल रहा है क्या? गेम खेल, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बी क्यों? पेड़ काट दिया है, बट इसमें लाइक थेफ्ट तब तक नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी पोजीशन से बाहर ना हो। ये प्रिंसिपल में लिखा था, बट उसमें ये तो नहीं लिखा है कि पोजीशन से बाहर होना चाहिए, बट थेफ्ट वाले जब पैसेजेस आएंगे, इवन इफ कंडीशन नहीं मेंशन है कि उसके पोजीशन से बाहर होना चाहिए, तब भी तुम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे कि ये पोजीशन वाले इंग्रेडिएंट अभी भी है। बेसिकली अगर कोई भी चीज़ है तो इंग्रेडिएंट मत भूलना, इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे। देखो आता नहीं है, बहुत लंबा सा पैसेज देते हैं ऑब्वियसली क्लैट में, तुमको वहाँ पे प्रिंसिपल खुद ढूंढना पड़ेगा, बीच में फिट इन करके देते हैं ऊपर नीचे हर पैराग्राफ में। तो जब तुमको ये कीवर्ड्स पता है कि थेफ्ट होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, तुम्हें उसके पोजीशन से बाहर निकालना है, तुम्हें कीवर्ड्स पहले से पता है, तो जब तुम रीड करोगे जैसे भी तुम्हें कीवर्ड दिखेगा तुम समझ जाओगे कि इंग्रेडिएंट्स उन्होंने कैसे बांटे हैं। अगर ये कोई ईजी सा क्लैट का पैसेज होगा लीगल का, वो तुमको साफ साफ प्रिंसिपल देंगे, बताएंगे जुरिसडिक्शन में कौन सा जज ट्राई कर सकता है, और कभी कभी एक प्रॉपर केस का एग्जाम्पल दे देते हैं। बट जब कोई बहुत टेक्निकल केस होता है तो प्रॉपर हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, अलग ही कहानी चल रही होती है, फिर बीच में गंदी वाली इंग्लिश में फिट इन कर देते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। डिस हो सकता है कि वो डिसऑनेस्ट की पूरा डेफिनेशन बताने लगे, आउट ऑफ पोजीशन की डेफिनेशन बताने लगे और टेक्निकलिटीज़ पे जाएँ। इन केस में पास टाइम नहीं है, तुम्हें पता है पैसेज थेफ्ट पे है, तुम कर सकते हो। हाँ इसका आंसर डी होगा, ठीक है। देखो ना यहाँ पे हिंट दिया था ना लास्ट के क्वेश्चन में कि वाई ने अभी तक एक्स पोजीशन से निकाला नहीं है, तो मतलब उसी के लैंड पे है। एनीवे सेकंड वाला करते हैं, अब मैं समझाऊंगी नहीं, ठीक है, ऐसे बता दो। थेफ्ट इज द डिसऑनेस्ट मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी with the intention of taking it out from the person's possession without the consent, ठीक। Facts: Naman wants to put on Levi ki jeans and Montega sweater on the Christmas night, but both the clothes are dirty. When he reaches the shop he therefore gives them to a dry cleaner for dry cleaning. He is told to collect the clothes after 2 days from the shop. When he reaches the shop after 2 days, he finds that he does not have enough money to pay to the dry cleaner
But since because of the winter he needs a sweater desperately, he places the sweater near his other goods so that he can quickly take it without the knowledge of the dry cleaner. समझ में आया? ठीक है, options. Naman is guilty of theft. Naman is not guilty of theft. Naman is not guilty of theft, but he must pay the drying cleaning charges. Naman is partly guilty of theft. ध्यान से सोचो और जो भी ऑप्शन या चूजिंग ट्राई टू गिव ही प्लेसेस द स्वेटर नियर हिज अदर गुड्स सो दैट वो तुरंत उसको चुरा ले विदाउट द नॉलेज ऑफ ड्राई क्लीनर. ड्राई क्लीनर को पता ना चले कि उसने चुराया, साइड पे रख के. ये है. देखो जब तुमने अपना फॉर एग्जांपल धुलने के लिए दिया, ठीक है, उस आदमी ने धुला तो उसको एक टेम्पररी पोजीशन मिल गई है. ये पैसेज इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ केसेस में जैसे हम अपना गोल्ड रेंट पे देते हैं कभी कभी जब तुम्हें अपने बच्चों की शादी वादी करानी है, ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ वही है. तुम कोई काम के लिए अपना कोई पर्टिकुलर गुड रेंट पे दे रहे हो कहीं पे, ठीक है, तुमने अपनी गाड़ी गैराज पे दिया, तुमने उसको पैसे वापस नहीं करे, ठीक, तो तुम ज़बरदस्ती अपना गोल्ड, अपने कपड़े, अपनी कार उससे नहीं ले सकते हो. इस पर्टिकुलर केसेस पे अगर तुम ज़बरदस्ती चुरा चुरा के लेते हो वापस से अपना ही सामान, तभी वो थेफ्ट है, बिकॉज तुम्हें उसको पे करना पड़ेगा, बिजनेस है, ठीक है. तो ये बात समझ लेना कि अगर तुमने अपना गोल्ड रेंट पे दिया है किसी ज्वेलर के शॉप पे, कपड़े ड्राई क्लीनिंग पे दिया है, धुलने को भी दिया है, या फिर तुमने अपनी वही मतलब तुमने अगर टेम्पररी सर्विस के लिए कुछ दिया, जीन्स धुलने को दिया, शू रिपेयर करने को दिया कॉबलर को, और तुम पैसे नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये है कि शॉप ओनर ऐसा नहीं कह सकता कि तुम 2 दिन बाद नहीं दोगे तो चीज़ मेरी हो गई. बट तुम जब तक पैसे नहीं पे करोगे तब तक उसके पोजीशन में है. तो उसने उस पोजीशन से निकाली, उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि वो अनफेयरली अपना कपड़ा वापस लेगा क्योंकि उसने पैसे नहीं पे करे थे, जो कि उन्होंने पहले डिसाइड किया था. उसने जो धुलने वाला आदमी था ड्राई क्लीनर, उसकी कंसेंट नहीं ली, ठीक है, और उसके पोजीशन से निकाल लिया, इंग्रेडिएंट्स मैच हो रहे हैं, तो ये थेफ्ट हुआ. तो इसका आंसर होगा नमन इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट. ठीक, एक्सटॉर्शन कर लिया, रॉबरी कर ली, ओके ठीक है. फिर एक होता है बेसिकली किडनैपिंग नहीं, चीटिंग भी नहीं है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. ये सुना है? ट्राई करो गैस करने का क्या होता है, शायद सुना हो. हाँ को बेसिकली यही होता है कि आपने किसी का सामान लिया, हमारे दोस्त के पास आईफोन 16 था, ले लिया, वॉलपेपर चेंज करा दिया, सब कुछ चेंज करा दिया, अब वो फ़ोन तुम्हारा है, वो मिस अप्रोप्रिएशन हुआ. बेसिकली इसमें कंडीशन ये है कि तुमने जो सामने वाले की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, चोरी में क्या होता है, तुमने चोरी किया, तुम बेच भी सकते हो, चोरी बस चोर बाजार एंड ऑल पे. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि तुम उस प्रॉपर्टी यूज़ करोगे. अब बेसिकली यही है कि तुमने डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी ली, ठीक है. इसकी जो मेन कंडीशन है कि भैया तुम्हें डिसऑनेस्टली यूज़ करना है और फिर तुमको कन्वर्ट करनी है प्रॉपर्टी अपने नाम पे. ये प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं, वो तो मर्डर ही कर देते हैं, बट प्रॉपर्टी डीलर्स में तुम अक्सर सुनो उनके अगेंस्ट केस होते हैं क्योंकि वो ज़बरदस्ती गन मार वार भी देते हैं, फिर दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर भी लेते हैं. तो ये क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ. तुमने अपने आपके काम के लिए उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि ये सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में मूवेबल प्रॉपर्टी पे है, तो यहाँ पे लैंड वाला नहीं होगा, बट मूवेबल प्रॉपर्टी से वॉच हो गई तुम्हारी, या कुछ एक्सपेंसिव से तुम्हारी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, चुरा रहे हो, ठीक है, फिर उसको पहन भी रहे हो, यूज़ भी कर रहे हो, तो ये दिक्कत है. तो ये थर्ड पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे होती है. अगर तुम्हें याद नहीं हो पा रहा है कि इसमें मूवेबल है कि इमूवेबल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसेज में तो मेंशन होगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट ये है कि डिफरेंस पता होना चाहिए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे. और अगर तुम्हें किसी पैसेज में मूवेबल प्रॉपर्टी दिख रहा है, हो सकता है कि वो साथ में ही ना लिख, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी का लास्ट स्टेटमेंट में लिख दें कि इस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक. तो ट्राई कि तुम पैसेज ध्यान से पढ़ना, सिलेक्टिव रीडिंग, कि समझ में नहीं भी आ रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हें बस कीवर्ड्स चाहिए, तुम्हें बस इंग्रेडिएंट पता चल जाएंगे, यू आर गेट टू गो, ठीक. तो टाइम मत लगाना, मूवेबल टिक, नॉन मूवेबल टिक, ऑनेस्ट इंटेंशन टिक, एप्रोप्रिएट टिक. तुम्हें कीवर्ड्स मिल गए, तुमने उस पैसेज में नोटेट कर दिया कि 4 कंडीशन है, तुमने 4-5 वर्ड्स अंडरलाइन कर दिया, दैट्स इट. पूरा पैसेज लीगल में मत अंडरलाइन करना. तुमने जब क्वेश्चन पढ़ोगे और तुम्हें जब वापस जाना होगा कि वहाँ पे कंडीशन क्या आती है, तो तुम्हें नहीं मिलेगा कि तुमने पूरा अंडरलाइन कर रखा है, फिर से रीड करोगे, टाइम लगेगा, ठीक. फिर एक होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मैंने लास्ट टाइम कल
सर्ट के थ्रू एक आर्टिकल भिजवाया था BNS, जो पूरा एक्ट था, ट्राई करना देखने का, ग्रुप पे देखो, BNS एक्ट भिजवाया पूरा पूरा, उसको खोलो ज़रा, जो मैंने हाईलाइट किया था। हाँ हाँ सॉरी, परसों आई थी, हाँ मैं परसों आई थी, सॉरी परसों आई थी, परसों भेजा था सर ने एक आर्टिकल, BNS नाम से सेव होगा, देखा, BNS 2023 दिख रहा है। वहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल 316 पे जाना है, ये पेज नंबर 84 पे है। पेज नंबर 84 आर्टिकल नंबर 316, सॉरी क्लॉज, हाँ ठीक है। वहाँ पे देखो ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसके नीचे 316 है, और फिर 316 की डेफिनेशन है, पेज नंबर 84। मिला क्या? मिला? अब जो पैसेज आएगा वो जब डिफाइन करेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, तो वो ऐसे करेगा, whoever being in any manner, try to read the paragraphs, फिर मेरे को बताओ इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस कौन सी दिख रही हैं तुम्हें। पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो पूरा पढ़ो, डिफरेंस समझ में आएगा। रीड कर लिया सबने क्या? ट्राई करो, क्या समझ में आया? अब टेक्निकल लग रहा है ना, ये पैराग्राफ में ऐसी गंदी वाली देंगे, और अगर तुम्हें पहले से आइडिया नहीं है तुम्हारा फंसेगा। हो सकता है एक पैराग्राफ में तुमको ये दोनों दे दें कंसेप्ट, और तुम कंफ्यूज हो जाओ क्योंकि तुम्हें ये दोनों ही सेम लग रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। ठीक, देखो साथ साथ रीड करता है। अगर मैं तुम्हें एक हिंट दूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, अब मैं तुम्हें 3 इंग्रेडिएंट्स दे रही हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट है, जो नेसेसरी कंडीशंस हैं, देन यू गो बैक टू द पैसेज। अब देखो अब तुमको मिल रहा है कि नहीं। इसमें पहली कंडीशन ये होती है रिलेशन होना चाहिए, पार्टीज़ के बीच में रिलेशन इन द सेंस कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए कि हमारे बीच में एक रिलेशन है। मैंने तुमको अपना घर दिया 1 महीने के लिए, मैंने तुम्हें अपनी घड़ी दी 2 महीने के लिए, हमारे बीच में एक रिलेशन होना चाहिए कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या हमारे बीच में डिसाइड हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम्हारा मेरी प्रॉपर्टी से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। दूसरी चीज़ ये है कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, एंड इट कुड बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। तुम्हें घड़ी भी दे सकती हूँ, 6 महीने के, और यू हैव टू टेक केयर ऑफ लैंड। ठीक है, आता है कि आपको जो पार्टी जिस पार्टी को हमने अपना सामान संभालने को दिया है, वो वाली पार्टी आपका ज़मीन या आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी को या तो डिस्ट्रॉय कर देगी या तो बेच देगी। बेच देगी मतलब होता है कि वो डिस्पोज ऑफ कर देगी, या तो अपने नाम पे कन्वर्ट कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे। अब तुम वापस से पैसेज पढ़ो, तुमको अब बताओ ये कंडीशंस दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ दो, whoever being in any manner entrusted with property, ठीक है, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or uses or disposes of that property in violation of the direction of the law prescribed, such trust is to be discharged of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person to do, commits criminal breach of trust। अगर ये पैसेज फ्लैट में आता है और आपने पहले नहीं पढ़ा है, आपको इस पैसेज को समझने में टाइम लगेगा। ठीक, बट क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो आपको पता है कि इसमें बस डिसऑनेस्ट काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने लिखा है वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन। तो जैसे विक्टिम ने आपको अपना लैंड दिया, मैंने आपको बताया कि मैं 6 महीने यहाँ पे नहीं होंगी, आपको मेरा लैंड ऐसे ऐसे केयर टेक करना है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें यही है कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज कि आप मेरा सामान का ध्यान ऐसे ऐसे रखोगे। इट कैन बी मूवेबल प्रॉपर्टी, इट कैन बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। थर्ड ये है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से यूज़ करोगे, आइदर यू डिस्ट्रॉय इट, और आप यूज़ करके उसको बेच दोगे, या फिर अपने नाम पे मिस अप्रोप्रिएट कर दोगे, या फिर कन्वर्ट कर दोगे। ठीक, तो व्हेन यू सेट, तुम्हें इसमें और इसमें कुछ तो सिमिलर लगेगा, सिर्फ एक कंडीशन जहाँ पे प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे कर रहे थे। बट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज के बीच में एक ट्रस्ट है कि आप मेरी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ करोगे, मैंने आपको डायरेक्शन दिया है कि आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। मैं तुमको 2 लाख रुपए देती हूँ,
अपने सीए को या फिर किसी को भी बोलती हूँ कि तुम ऐसे म्यूचुअल फंड्स में लगाओ जहाँ पे लॉस मेरा बहुत कम हो, या ऐसे बिटकॉइन में लगाओ जहाँ पे लॉस कम हो, बट वो आदमी 2 लाख अपने घर के खर्चे पे लगा दे रहा है, गलत बात है। तो मेरा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। ठीक, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ए बी, एक सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे इलस्ट्रेशंस पे आना, उसके जस्ट पैराग्राफ के थोड़ा सा नीचे इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। एक ये कह रहा है कि ए एक आदमी था, ठीक है, मान लो एक बी आदमी था जो मर गया, बी के मरने के बाद जो बी की विल थी कि मेरे मरने के बाद ये सब होगा, वो काम दिया गया ए को कि तुमको जो भी विल में लिखा है वो काम करना है, ठीक है। लेकिन ए उस विल को नहीं मानता। बेसिकली मान लो बी ने बोला कि जब बी मर जाएगा, ठीक है, तो ए के पास ड्यूटी आई, जो उनका बड़ा बेटा है, कि वो प्रॉपर्टी बाकी दोनों भाई बहन में इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक। लेकिन ये आदमी डिसऑनेस्टली ऐड करता है जो भी बाप के विल में लिखा है। मान लो बाप के विल में स्टार्टिंग में लिखा है कि ए को प्रॉपर्टी तीनों भाई बहनों में इक्वल डिवाइड करनी है, ये उसमें गलत गलत काम कर देता है और पूरी इन दोनों की प्रॉपर्टी भी अपने पे ले लेता है, ठीक। तो बेसिकली तुम कॉन्ट्रैक्ट, जमीन की बात हो रही है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अलाउड है। बाप और बेटे के बीच में ट्रस्ट तो था कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूज़ करोगे, इस तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज करोगे। ये आदमी डिसऑनेस्टली एक्ट करता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि इसके 2 भाई बहन मरी चुके थे, जिंदा थे, खा पी रहे थे, इंसान ही थे, तो आपने डिसऑनेस्टली एक्ट किया कि आपको गलत तरीके से प्रॉफिट हो और दूसरे वाले का नुकसान हो, ठीक है। और फिर उसने अपने आप पे कन्वर्ट करके अपना यूज़ करने लगा। तो यहाँ पे देखो कंडीशंस मैच हो रही हैं। आपकी पार्टीज का रिलेशन था, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, और आपने यूज़ करी प्रॉपर्टी और अपने नाम पे कर ली, ये तीनों कंडीशंस मैच हो रही हैं, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। यही एग्जाम्पल ए कह रहा है। नाउ ट्राई टू रीड एग्जाम्पल बी। अब बताओ क्या कह रहा है। बताओ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल समझा दो बस। थोड़ा डिटेल्स में बताओ, अच्छी डिटेलिंग है इस पर। ठीक है सर, मतलब गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेच दिया, बट क्या दिया ही था उसे। ए के पास सामान अपना वेयर हाउस कीपर था, सारे क्लाइंट टाइप के फर्नीचर्स भी होते होंगे। उसने वो जर्नी पे जा रहा था, उसने जेड को अपने सारे गुड्स दिए और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम्हें मेरे को ये सब वापस करना है। बट ए ने, सॉरी हाँ, वो सारे गुड बेच दिए डिसऑनेस्टली, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। सेकेंड केस ये है कि ए कोलकाता में रह रहा था, ठीक है, और उसका एक एजेंट था जेड जो कि दिल्ली में रिसाइड कर रहा था। एजेंट इज समवन जो तुमको रिप्रेजेंट करेगा। विस्कैरियस लाइबिलिटी में प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप भी विस्कैरियस लाइबिलिटी में आता है। कल को ये एजेंट बदतमीजी करे, किसी को मारवर डाले, स्टिल ए इज लाइबल, ठीक है। तो एनीवे ए कोलकाता नहीं, सॉरी, जेड एक आदमी है और ए उसका एजेंट है, ठीक है। ये भी देख लेना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है अगर तुम जल्दी जल्दी में पढ़ोगे सेंटेंस में समझने में कि ए किसका क्या है। समटाइम्स व्हाट वी डू, एक बहुत कभी कभी बहुत गंदे से पैसेजेस आते थे, उसमें नाम नहीं लिखते थे, वो ए बी सी डी ई कैरेक्टर्स दे दिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता था तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कर रहा है। इट्स बेटर टू मेक एरोज इस पर्टिकुलर में, कि अगर ये बोल रहे हैं कि ए इज एजेंट फॉर जेड, तुम्हें पता है कि तुम कंफ्यूजन करते हो, तो तुम्हें बहुत बार कंफ्यूजन में आंसर गलत करें, तो लिख दो कि जेड एजेंट है, सॉरी फिर भूल गई मैं, ए इज एजेंट फॉर जेड, तो इसका मतलब ए इज द एजेंट फॉर जेड, मतलब जेड उसका मालिक हुआ समथिंग ऊपर की, तो जेड को ऊपर लिख दो साइड में क्वेश्चन के, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा क्या है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस वो ऐसे बनाते हैं कि तुम ध्यान नहीं दोगे और वो गलत हो जाएगा। होता है, तुम लोगों के साथ हुआ होगा कि जान के गलत करके आए हो, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, बट स्टिल ठीक है। तो ए जेड का एजेंट है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि जेड जो भी पैसे देगा ए को उसको एक एक पर्टिकुलर जगह पे जैसे बात हुई है वहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे जेड डायरेक्शन देगा वैसे ही ए उसका पैसा इन्वेस्ट करेगा। जेड ए को 1 लाख रुपए देता है और बताता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के पेपर में तुम्हें इन्वेस्ट करना है इतना पैसा मेरा, लेकिन ए उसके डायरेक्शन को नहीं मानता है, ठीक है, और वो जो भी 1 लाख रुपए मिलता है वो अपने बिजनेस में यूज़ कर लेता है। तो यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो आता है क्वेश्चंस में, अगर यहाँ पे उसका एजेंट गुड फेथ में किसी और कंपनी में पैसा डाल देता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता? नहीं होता, क्योंकि इस केस पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन चली गई। अगर उसने किसी और कंपनी में भी उसके पैसे डाले तो वो नाम तो अपने ओनर का ही दिया ना, और उसे ये भी था कि वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कल को जब उसके शेयर से पैसा आएगा तो पैसा किसको आएगा? ओनर को आएगा। ना ही उसने यहाँ पे प्रॉपर्टी को अपने यूज़ पे कन्वर्ट किया। यहाँ पे थर्ड कंडीशन नहीं जस्टिफाई हो रही, उसने पैसे को खत्म नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपये जला दिए,
ना ही उसने जो शेयर्स थे वो अपने नाम पे कराए कि मैंने किसी और कंपनी में खरीद के अपने नाम पे कर दिए, ना ही उसे यूज़ करके बेचने की कोशिश करी। तो यहाँ पे उसकी जो इंटेंशन थी वो सही थी, थर्ड इंग्रेडिएंट कहाँ मैच हुआ, उसके पैसे का कुछ ऐसा गलत तो जो भी कि अपने प्रिंसिपल के लिए किया कि भाई यहाँ पे सब साफ साफ दिख रहा है, वो बाहर रहते उन्हें नहीं पता, मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। इस वजह से ये कंडीशन भी इस वजह से है क्योंकि जब हम क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, 3-4 साल की होती है। तो ये तभी मिलेगी जब आप एक्चुअली बहुत गंदे इंसान हो। अगर आप किसी के अच्छे के लिए कोई भी काम कर रहे हो, आपका उसमें खुद का कोई प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है, तब ब्रीच नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, आई डोंट थिंक हमें सब करने चाहिए। आगे बढ़े। एक होता है मिसचीफ, ये बता दो क्या होता है। हाँ वही होता है, ठीक है फिर गो टू आर्टिकल नंबर 324 दिखा। पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पे आना, मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि पढ़ने की हैबिट लग जाए, थोड़ा गंदा लैंग्वेज लिखा है। मिल गया सबको, मिसचीफ लिखा है पेज नंबर 88 324, रीड करना, समझो क्या लिखा है। आप बताना इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या दिख रहे हैं तुमको। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, हार्म कर रहा है कि रॉन्गफुल लॉस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। whoever with the intent to cause knowing that he is likely to cause, मतलब ये कि तुम्हें पता है कि तुम जो करोगे उससे कोई चीज़ होगी, या तुम्हें पता है कि इस चीज़ से कोई चीज़ हो सकती है, तो तुम्हें 100% पता होना ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने रॉकेट जलाया, तुम्हें ये तो पता है कि रॉकेट उड़ेगा, और अगर तुम किसी को सामने रख के जाए तो पता सामने निकलेगा, बट तुम अपने बालकनी से जला रहे हो, लाइकली टू कॉज किसी और के घर पर रॉकेट उड़ के जा सकता है। ठीक, तो तुम कोई भी ऐसा एक्शन कर रहे हो जिससे तुम्हें पता है कोई एक्शन तो होगा ही होगा, या फिर हो सकता है दोनों एक्शन इसमें माने जाते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ है तुम्हें पता है कि उस चीज़ से किसी पब्लिक इन जनरल, किसी सोसाइटी के लोगों को या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान को रॉन्गफुल लॉ से डैमेज हो सकता है। रॉन्गफुल लॉ से डैमेज ये हुआ कि एक डैमेज जो रोका जा सकता था, ठीक है, प्रिवेंटेबल था, वो तुम करते हो जिससे सामने वाले को नुकसान हो रहा है। कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और सच चेंज इन द प्रॉपर्टी, जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो जाए, या उसकी डिमिनिश हो जाए, या उसकी यूटिलिटी कम हो जाए। बेसिकली कंडीशन तुम लोगों ने क्या बताई वैसे इसमें, तुम्हें कौन सी मिली। डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फिर ये देख लेना कि तुम्हें ये पता होना चाहिए इसमें कि या तो ये इंटेंशन से हो, या तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज, है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट था कि तुम्हें पता है कि ये डैमेज करेगा, या तो लाइकली टू कॉज डैमेज इसमें होगा। दूसरा इसमें यह है दैट एक प्रॉपर्टी की इंजरी होगी, बट इंजरी प्रॉपर्टी में ऐसी होनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, मान लो प्रॉपर्टी कल को 6 करोड़ की थी, आज 1 करोड़ की हो गई है, होती है तब हम बोलेंगे कि उसकी वैल्यू डिमिनिश हुई। डिमिनिश मतलब होता है जब आप छोटा करते हो, कम करते हो। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी कल को 6 करोड़ से 1 करोड़ पे चली गई, तो ये आपकी डिमिनिश हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब ऐसे रॉकेट फोड़ा कि उसका गार्डन ही, मान लो कुछ भी हो गया, बम गिरा दिया, वॉट एवर हैपेंड, अब उसकी सिचुएशन ये आ गई थी, उसके पाइप सारे ब्लॉक्ड हो चुके हैं, तो ओनर अपना स्विमिंग पूल नहीं यूज़ कर पा रहा है मान लो घर का, तो घर की वैल्यू अभी भी 20 करोड़ है, लेकिन वो उस घर को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा, या तुम्हारी हरकतों की वजह से उसे घर इतना बदनाम सॉर्ट ऑफ हो गया कि इफ ही वांट्स टू सेल हिज होम, वो 20 करोड़ पे बेच सकता है, बट वो रेंट वाले लोगों को नहीं हायर कर पा रहा है, क्योंकि जो भी आदमी रेंट पे आ रहा है उसको डर लग रहा है। ठीक, तब होता है यूटिलिटी, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो अगर किसी भी तरीके से, तो अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मर्सिडीज थी, उसकी वैल्यू अभी भी वही है, या आईफोन है अभी भी वही है, बट तुम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारा नेट खराब कर दिया है, समथिंग समथिंग, वो चीज़ होती है। और एक होता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय कर दियो। इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर
100% डिस्ट्रक्शन भी हुआ है ना, वो भी माना जाता है। जैसे कि तुम्हारे घर पे आगे से गैस सिलेंडर जला दिया, या गैस सिलेंडर उससे घर पे जल रहा तो तुम्हारे घर पे फेंक दिया, तुम्हारा पूरा घर फूक गया, तो 100% डिस्ट्रक्शन हुआ। उसे पता था कि अगर वो ऐसा एक्शन करेगा तुम्हारा घर जाएगा, तब भी उसने ऐसा किया, गलत बात है। तो इंजरी इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि इट कैन बी बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। ये ज़मीन पे भी अप्लाई होती है, तुम्हारे पेड़ पौधों पे भी अप्लाई होती है, तुम्हारी घड़ियों पे भी अप्लाई होती है, तुम्हारे फ़ोन्स पे भी अप्लाई होती है, ठीक है। एंड इंजरी हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, और यहाँ पे एक ही इसमें तुम्हारा डैमेज होगा टू द पब्लिक और पर्सन इन जनरल, मतलब कुछ एक्चुअल डैमेज होगा, सिर्फ लीगल इंजरी नहीं होगी। तो देयर विल बी एक डैमेज, ये तुम्हारी ओवरऑल पब्लिक को भी हो सकता है और ये प्राइवेट लाइक पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। बस एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंजरी परमानेंट नेचर की हो। हाई चांसेस कि रॉकेट उड़ के आया, तुम्हारे हो सकता है घर की वैल्यू टेम्परेरीली कम हो जाए, मान लो 1 महीने के लिए तुम्हारे घर की कीमत कम हो गई, बाद में वापस सही हो गया नॉर्मल, या फिर तुम्हारे गाड़ी का सिर्फ कांच टूटा, तुम गाड़ी का कांच दोबारा भी बनवा सकते हो। तो ये जो डैमेज हुआ ये टेम्परेरी नेचर का, परमानेंट नहीं हुआ, बट तब भी तुम मिसचीफ वाले जो क्राइम है वो लगा सकते हो उस आदमी के अगेंस्ट पे। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं सेम पीडीएफ पे, देखना इलस्ट्रेशंस के नीचे। ए उसमें ये कह रहा है, ए voluntarily burns a valuable security belonging to Z intending to cause a wrongful loss to A has committed mischief। तो बेसिकली एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी अ गोल्ड और इट कुड बी एनीथिंग, पैसा वैसा भी हो सकता है, जो भी है। बी वाला देखना, ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड। कोई बर्फ का घर होगा, आइस हाउस, आई डोंट नो होता है कि नहीं होता है, वहाँ पे ए पानी ले आता है और उससे क्या होता है कि आइस मेल्ट हो जाती है, तो उससे जेड को लॉस होता है। तो क्या यहाँ पे ए ने मिसचीफ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारे एग्जाम्पल्स लिखे लाइन से, एज सच कुछ अलग से तो नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो हो जाएगा, इजी है। तुम्हें इंटेंशन देखनी है, उस आदमी को कुछ ऐसा गलत काम करने से तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, तुम प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर पा रहे, तुम्हारी प्रॉपर्टी पूरी खराब हो चुकी है। इवन अगर टेम्परेरीली होता है तब भी मिसचीफ रहेगा, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। डैमेज टू पर्सनल पब्लिक, 100% डिस्ट्रक्शन मतलब है कि तुम्हारी कल को पूरी कार ही जल गई, पूरा खत्म नाश हो गया। इट अप्लाइज टू दैट सिचुएशन ऑल्सो। 1% डैमेज है तब भी अप्लाई होगा। डैमेज ऐसा है कि तुम बाद में रिकवर कर सकते हो, वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। ठीक है, समझा के बोलो कि ऐसे बोलो। देखो प्रिंसिपल ये है, अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी पे इंजरी करता है, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, या तुम अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, यूटिलिटी भी कम हो रही है, और वो आदमी को नॉलेज है कि अगर वो ऐसा कोई भी एक्शन करेगा तो तुम्हें रॉन्गफुल लॉस होगा पब्लिक या पर्सन में, तो वो मिसचीफ होता है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। फैक्ट्स ये हैं, एक्स एक रेंटेड हाउस में रह रहा है, वाई पड़ोसी एक नेबरिंग हाउस पर रह रहा है। एक रात सीइंग दैट एक्स वॉज नॉट एट होम, वाई यूजिंग स्प्रे पेंट ड्रू द वर्ड्स हैप्पी होली कवरिंग इंटायर फ्रंट वॉल ऑफ एक्सेस हाउस। जब वाई को रियलाइज हुआ कि एक्स अपने घर पे नहीं है, उसने उठाया पेंट और एक्स के घर पे बड़ा बड़ा लिख दिया हैप्पी होली, ठीक। ऑन बीइंग कन्फ्रंटेड बाय एक्स अबाउट हिज एक्शंस, जब एक्स लड़ने गया कि तुमने क्या किया यहाँ पे, वाइस ने बोला दैट ही ओनली डिड इट इन अ फेस्टिव स्पिरिट, एंजॉय करने के लिए हैप्पी होली, एंड ही मेंट नो हार्म, उसको किसी नुकसान कराने का इंटेंशन नहीं था, ठीक है। तुम्हारे ऑप्शंस ये हैं, वाई इज गिल्टी ऑफ मिसचीफ, Y is not guilty of mischief, he did not intend to cause any loss to X. Y is guilty of mischief because he caused injury to the other person. Y is not guilty of mischief because the spray paint is washable. मान लो 4 ऑप्शंस आते हैं, तुम सबसे पहले कौन सा हटाओगे? डी तो हटा दोगे क्योंकि प्रॉपर्टी बाद में सही हो सकती है नहीं हो सकती, डजेंट मैटर, ठीक है। फिर तुमने कौन सा हटाया? सी हटाया है। अच्छा अपना आंसर बता दो पहले। बी क्या? अच्छा, ए कह रहा है कि वो लायबल है, बी कह रहा है लायबल है, वाई क्योंकि उसने प्रॉपर्टी का इंजरी किया है। जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, इज नॉट लायबल, क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी एक्स को लॉस कराने की। अब बताओ, बी 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 ए सब गलत हो। देखो इसमें 2 चीज़ें थी, या तो तुम्हारी डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, तुम्हें नुकसान कराना है, या तुम्हें पता हो कि जब तुम कोई एक्शन करोगे तो इट इज़ लाइकली टू कॉज डैमेज।
तुम्हें ये पता है या तो तुम कोई चीज़ जानबूझ के करोगे, या तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कर तो रहे हो बट उससे डैमेज हो सकता है उसे। जब तुमने हैप्पी होली लिखी तुम्हें पता है इसको पेंट कराने का पैसा लगेगा, तो दैट वाज लाइकली टू कॉज डैमेज। ये हो गया, तुमने बताना, मैं तुम इंग्रेडिएंट्स मैच करा रही हो। लाइकली टू कॉज डैमेज, इंटेंशन तुम्हारी वेरीफाई हो गई, ठीक है, इन्वेरिटिव प्रॉपर्टी हो रही है। उसके बाद घर तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, समझ में भी आता है, लॉस भी हुआ ही है, तो आंसर सी होगा। ऑप्शन ये कह रहा था कि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी लॉस कराने की, बट इसमें सिर्फ इंटेंशन नहीं होता, अगर तुम कोई ऐड कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि चलो नहीं भी होगा बट हो तो सकता है ना, हो सकता है उसे। और कल को मैं तुम्हें दो झापड़ मारूंगा, बोलो कि मैं तो ऐसे मजाक में मारता तब भी ये जस्टिफाई तो नहीं होता। ऐसे मैं घर पे कुछ भी लिख दूँ। बेसिकली हम हैप्पी जब होली होती है हम सब पे पानी वानी फेंक देते हैं, टेक्निकली नहीं कर सकते किसी की कंसेंट के बिना, वो थोड़ा कल्चर है यहाँ का, बट आप किसी पे भी ज़बरदस्ती के कलर्स वगैरह नहीं फेंक सकते हो। इन क्रैकर्स तुम किसी के भी ऐसे नहीं फेंक सकते, गलत बात है, बट ठीक है। जब दैट तुम कंप्लेन कराने जाओगे तुमको 1000 रुपये मिल जाएंगे, बट तुम्हारे केस में जो पैसा जाएगा दैट विल बी 5000, कोई लड़ता नहीं है, बट ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करें। प्रिंसिपल, मिसचीफ जो है एक इंजरी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपका इंटेंशन होता है कि आप किसी का रॉन्गफुल लॉस कराओगे, या तो पब्लिक का या तो पर्सन का। द पर्सन जिसके साथ आपने गलत किया है नीड नॉट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हिमसेल्फ, ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी का ओनर हो, इट मीन्स वो किराए पे भी रह सकता है। फैक्ट्स, अमर ने अपना हॉर्स अकबर को दिया, अमर ने अपना हॉर्स लीज पे दिया है 5 साल के लिए अकबर को। 1 साल के बाद अमर अकबर से कहता है कि अपना घर खाली करो, बट अकबर घर खाली नहीं कर रहा है, हाउस दिया कि हाउस दिया था, हॉर्स नहीं दिया, हाउस दिया है, गलत लिखा है इस पे। अमर इन ऑर्डर टू गेट द अकबर वेकेट द हाउस कॉज फायर टू इट, अमर को लग रहा था कि मेरा घर खाली नहीं कर रहा, मैं घर पे आग लगा दूंगा, बट अकबर ने विद द हेल्प ऑफ नेबर्स, आसपास के पड़ोसियों के साथ, फायर को तुरंत एक्सटिंग्विश करा दिया बिफोर इट कुड रियली डैमेज द प्रॉपर्टी। तुम्हारे ऑप्शंस, ए इज गिल्टी ऑफ मिसचिफ, बी ही इज गिल्टी ऑफ मिसचिफ एंड इज लाइबल ओनली टू द नेबर, सी ए इज नॉट गिल्टी ऑफ कॉजिंग मिसचिफ, डी ए इज नॉट गिल्टी ऑफ मिसचिफ एज देयर वाज नो डैमेज। रीजन, बता दो। क्या लग रहा है बट क्या, अरे नहीं बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सच, सबको यही लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि तुमने सोसाइटल प्रेशर पे किया, यही लग रहा है ना। पहली बात उन्होंने हिंट दे दिया था कि अगर ओनर भी होगा तब भी है लाइबल। पॉइंट है तुम जब किसी के घर पे आग लगाते हो तो आसपास भी आग लगने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो अगर तुम मान लो अपने पे नहीं भी करे हो तभी तुम्हें पब्लिक, जनरल पब्लिक को रॉन्गफुल डैमेज तो करवा सकते थे तुम। हाँ यही है, ठीक है, ओके। फिर आता है चीटिंग। अब उस पर चला 318 पे, पेज बता रही हूँ, बस 3-4 रीड करवाऊंगी ताकि हैबिट हो जाए। इट्स पेज नंबर 86, पेज नंबर 86, 318। चीटिंग दिख रहा होगा, अब बताना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन से दिख रहे हैं। लाइक अगर ये क्वेश्चन आता है तुम्हारे एग्जाम में, तुम कौन से 1 2 3 कंडीशंस इसमें से निकालोगे। एक सेकंड मैं भी रीड कर रही हूँ। हाँ, चीटिंग का है। वन टू थ्री फोर का इंग्रेडिएंट्स बता दो, 1 2 3 4 जो निकल रहे हैं इसमें से। उसमें से रीड करके बताओ मेरे को। हाँ मेरे को बताओ तुमने कौन से वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, तुम्हें कंडीशंस आनी चाहिए ना। इमेजिन तुम्हारा पेपर चल रहा है, ये पैराग्राफ आता है, अब बताओ इसमें से तुम क्या अंडरलाइन करोगे। बट और लिखा है,
जब आप नहीं करते हो कुछ, जब ओमिशन इज बेसिकली जो तुम्हें करना चाहिए तुम नहीं करते हो। तुम मेन थोड़ा सा भूल गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रॉडेंटली मतलब पता है ना? नहीं, फ्रॉडेंटली बेसिकली होता है जब तुम कोई ऐसा एक्शन करते हो विद इंटेंशन, तुम यहाँ बेसिकली वही है, बट फ्रॉडेंटली मतलब तुम्हारे तरीके से दिखता है कि तुम फ्रॉड करना चाह रहे हो। अगर तुम फ्रॉड नहीं भी कर पाते तुम्हारे एक्शन से दिखता है कि तुमने कोशिश तो करी है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो कंडीशन है वो ये है दैट एक्यूज्ड मस्ट डिसीव समवन, उसे झूठ बोलना ज़रूरी है। सच नहीं बोल रहा होगा जब वो चीटिंग करे, ऑब्वियसली चीट कर रहे हो तो तुम्हें गलत गलत तो बोलना पड़ेगा। तो एक्यूज मस्ट डिसीव समवन। सेकंड कंडीशन ये है कि जब वो तुम किसी को इंड्यूस कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो कोई भी काम करने के लिए, वो थोड़ा तुम्हारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, तुम्हारी नीयत खराब होनी चाहिए। जब तुम कोई काम करवाने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम नीयत खराब कर रहे हो अपनी, तो तुम क्या करवा सकते हो? तुमने मान लो फ्रॉड, तुमने गलत गलत बोला, तुमने उसे कंपेल किया, तुम उसे क्या करा सकते हो? तुम उसे ज़बरदस्ती की कंसेंट दिलवा सकते हो कि तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम, ठीक है। मैं तुमसे बोला कि देखो मैं तुम्हें तुम पढ़ नहीं सकते हो, मैं तुम बहुत बूढ़े हो, मैं तुम्हें एक अग्रीमेंट साइन करा रही हूँ, वेरिन मैंने तुमसे बोला है कि अग्रीमेंट ये कि तुम अगर इसमें साइन करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हम लोग बेच के दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट एक्चुअली में वो साइन करा रहा है, या फिर उसने मान लो लॉयर ने बोला कि मैं आपसे ऐसा अग्रीमेंट साइन करा रहा हूँ जहाँ पे आप ये लिखा है कि आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वो आपके पोता पोती को मिलेगी, बट एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी उसने अपने नाम करवा दी है, ठीक। तो अब जब वो यहाँ पे फ्रॉड तरीके से काम कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सिग्नेचर के थ्रू उनसे कंसेंट ले रहा है कि आप कंसेंट करते हो कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी मेरी। तो जब आप डिसऑनेस्टली काम करके किसी की ज़बरदस्ती की कंसेंट ले रहे हो फ्रॉड तरीके से, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है ओमिट। ओमिट मतलब है कि मान लो आप पर आपकी ड्यूटी थी, मान लो तुम बहुत बड़े कंपनी के बॉस हो, ठीक है, और तुम्हारा काम, या ओमिट मतलब क्या हो गया? नहीं, ओमिट मतलब ये है कि जो तुम्हें कोई काम करना चाहिए और मैं तुम्हें साइन करूँगी तो आप काम नहीं करोगे। ओमिशन है जब तुम एक एक्शन नहीं करते हो जो तुम्हें करना चाहिए। ये बेस तुमसे ये देखो थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट तुम्हारा शादी करना तुम्हारा राइट है, तुम शादी कर सकते हो। मैं तुमसे ये एक्शन अग्रीमेंट साइन कराएगी, तुम लाइफ में कभी शादी नहीं करोगे। मैं तुमसे कोई एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ जहाँ पे तुम एक एक्शन नहीं करोगे, वो हो गया ओमिशन। वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब इलीगल है आप उसको वैसे भी इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक। बट ये समझने के लिए कर लो। उसके बाद आता है डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। डिलीवर एनी प्रॉपर्टी मतलब यही हुआ कि तुमने एक फ्रॉड तरीके से मैं तुमसे साइन करवा दिया कि तुम्हारे जितने गोल्ड के बैंगल्स हैं, मैंने एक ज्वेलर जो ओनर है, शॉप का ओनर, उसे साइन करवा दिया कि उसके जितने पास भी ज्वेलरी है 1 लाख अबाव वो सब मेरी है, तो वो मैं उसे प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रही हूँ अपने नाम पे, ठीक है। तो जब मैं भी कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से काम करवाऊंगी, डिसऑनेस्टली में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है। या तो वो किसी चीज़ के लिए कंसेंट दे, या वो अग्री करे कि वो पर्टिकुलर एक्शन नहीं करेगा, या तो वो अपना कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे करना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि यहाँ पे डैमेज होगा, आइडर तुम्हारी प्रॉपर्टी का डैमेज होगा क्योंकि तुमने किसी और को दे दी, इट कुड भी तुम्हारी बॉडी का डैमेज, ठीक है, इट कुड भी तुम्हारे माइंड का डैमेज, इट कुड भी तुम्हारी रेपुटेशन का डैमेज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट वन इज इंड्यूसमेंट। ऐसा होना चाहिए
कि अगर तुम उस तरीके से नहीं ऐड करते, अगर तुम फ्रॉड नहीं करते, तब वो आदमी वो साइन नहीं करता। मान लो सिचुएशन ऐसी है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स जो भी हैं वो वैसे भी मेरे को ही देते, मान लो उनका मन बदल गया था पेपर साइन करते टाइम, उन्हें बहुत मन था कि मैं बच्चों को क्यों दे रहा हूँ, इस लॉयर को दे देता हूँ, साइन कर दिया। बाद में जब अगर विक्टिम कंप्लेन नहीं भी फाइल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन ने, मान लो उनके पोता पोती ने कंप्लेन कर दी, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो प्रॉपर्टी वैसे भी लॉयर को ही देती, वो इंड्यूसमेंट होता नहीं, फ्रॉड होता या ना भी होता, वो वैसे भी उन्हीं को देती, तब ये ट्रू नहीं होगा। ठीक, तो इंड्यूसमेंट ऐसा होना चाहिए जब आप अदरवाइज नहीं करते वो काम जो आपने अभी किया है। ठीक, ओके। अब इंड्यूसमेंट मतलब जब तुम्हें कोई काम मजबूरन भी नहीं, बट अरे यार वो क्या होता है, रुक मैं सिनोनिम्स देखती हूँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं जब मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर रही हूँ, एक दूसरा वाला सेड्यूस की आप कर दो ये परसुएशन, इंसाइटमेंट, गलत वाले वर्ड्स दिखा रहे हैं सारा, ऐसा क्यों? कुछ एग्जांपल्स हैं। ए है मान लो, और वो प्रिटेंड करता है कि वो यूपीएससी में एक आईएएस है, सिविल सर्विसेज में है, और जेड को डिसीव करता है, और इस तरीके से बेसिकली कुछ होते हैं जो बहुत बड़े बड़े टाइप्स लोग होते हैं, वो क्रेडिट गुड्स पे सामान ले जाते हैं। इवन तुम देखो पुलिस वाले कभी ऑटो वाले को पे नहीं करते, ऐसे ही बैठ जाते हैं। ठीक है, बट मानो पुलिस ऑफिसर था ही नहीं, यूनिफॉर्म पहन के आ गया ऐसे कि इसको फ्री में ऑटो पे बैठने को मिल जाएगा, तो वो थोड़ा गलत है। ये भी नहीं है, ये देखो एक आर्टिकल है, हमें स्टैम्प चाहिए होती है गवर्नमेंट की, जैसे हमने अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री करवाई, प्रॉपर्टी की तो स्टैम्प्स लगती हैं, और उन स्टैम्प्स की वैल्यू ही होती है अराउंड 40 के 50 के, जितनी तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी आई थिंक परसेंटेज होती है तुम्हारी प्रॉपर्टी की वैल्यू हिसाब से स्टैम्प की कॉस्ट होती है। तो क्यों लगे स्टैम्प की कॉस्ट, मैंने स्टैम्प का काउंटरफीट बना दिया, उसी स्टैम्प बन जाती है 10-20 रुपये में, बहुत ईजी होता है बनना, उसने गवर्नमेंट की सील का स्टैम्प बना दिया। अभी जो जनरेशन में डांडिया हुआ था, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स भी नहीं थे, दूर के लोग, उन्होंने जनेश्वर की जो डांडिया एंट्री वाली थी उसको स्टैम्प बना दिया, सब पे स्टैम्प लगा के हम लोग, मैं नहीं गई, मेरे फ्रेंड्स गए, जा रहे थे। तो ये गलत बात है, अगर ये कल को पता चलता है कि आपने स्टैम्प बनाया गवर्नमेंट के पार्क पे और आप एंट्री करवा रहे हो तो गलत बात है। बट वही था कि स्टैम्प सस्ती में बन जाती है, टिकट सस्ता ही था, बट ठीक है। हाँ ठीक है, फिर ए ने प्लेज किया कि वो डायमंड बेचेगा, ठीक, लेकिन वो बेच क्या रहा है, फेक डायमंड, करोड़ों का प्रॉफिट हो गया, वो भी चीटिंग नहीं, क्या है, हाँ चीटिंग हुई, ठीक है। इसमें भी प्रीवियस ईयर है, ये मेरी लीगल एज की बुक है, प्रीवियस तो मैं कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं। ये एली की है, मैंने जैसे पढ़ा था वो है। नहीं नहीं, मैं वहाँ पे प्रॉपर स्टूडेंट थी ना, वो मत लेना, जीएमबी मेरे पास भी है, चाहिए ले लो, प्रिंट करा लो, सस्ता ही पड़ेगा तुम लोगों को। तो मैं बता रही हूँ ना, जीएमबी मैंने टच नहीं करी थी, इसमें तो थ्योरी लिखी है, ये तो थ्योरी है, उन्होंने बाकी मॉड्यूल्स पे दिए थे, आई एम टेलिंग यू। तुम करो मॉक ही करो, पैसेजेस ये टेल मी, आई कैन तुम लोगों को पीडीएफ बना के भेज सकती हो। तो जीएमबी का सीन क्या है, कोई सीन नहीं है, वो क्वेश्चंस उनके लिए हैं, जीएमबी उनके लिए बनाई गई है जो दुनिया भर का काम कर चुके हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं भी नहीं जो तुम्हें क्लाट में हेल्प करेंगे, तुमको तुम्हारे क्लाट में ऐसे पैसेजेस नहीं आते हैं। जो एक नॉर्मल क्लाट का पेपर होगा वो ऐसा होगा कि तुम्हारे कम से कम 50 तो आ ही सकते हैं आराम से, ठीक है। जो जीएमपी है उसमें कुछ पैसेजेस बिल्कुल शॉर्ट हैं, कुछ बिल्कुल लेंथी हैं, तो एक फॉर्मेट होता है, सीआर का पेपर भी बनाएंगे जिसमें वो एग्जामिशन कंक्लूजन कहीं ना कहीं कोई भी कीवर्ड यूज करके फिट इन करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो भी नहीं है। और इंग्लिश कभी कभी जीएमपी की बहुत ईजी हो जाती है, बिल्कुल रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे हो जाता है, उसमें भी सोल्यूशन कर रहे हैं, वो मत लगाओ। अगर जीके बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी 100 and 200% प्रिपेयर है तो जीएमबी की जो बुक है जीके वाली, इट वुड बी हेल्पफुल। बाकी आई डोंट थिंक यूटी भी लगाने वाले हैं, तुम जितने सोर्सेज के पेपर्स लगा सकते हो, यहाँ पे भी एलई है, एलपीटी है, करियर लॉन्चर है, सीएल है, तुम्हारा खुद की कोचिंग है, तुम सबके मॉक ले लो, टेलीग्राम पे सारे दुनिया भर के पूरे इंडिया के मॉक्स अवेलेबल है, प्रिंट कराओ करो, क्योंकि जो मॉक वाले क्वेश्चन है वो ध्यान से देख के बनाते हैं कि पेपर में आ सकता है। अगर तुमने लीगल के सारे मॉक्स करें इधर के कोचिंग के, इसमें करंट लॉ तुम्हारा कवर हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, तुम्हें वहाँ पे कोई भी नया पैसेज देखने को ही नहीं मिलेगा जो तुम्हें नहीं आता हो पहले से। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे एक चैनल है, वो अभी भी सारे मॉक्स देता है, मैं वही रीड करती हूँ। अभी तुम सीरीज क्यों देख रहे हो, तुम वो देखो ना क्वेश्चंस, थ्योरी तो यहाँ पे हो जाएगी ना, मैं करा दूंगी, थ्योरी की जरूरत क्या है तुम्हें, पीवाई भी मैं करा रही हूँ, रटना ही नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। वो तो हो जाएगा,
पीडी के बिना भी हो जाता है क्या? कैसे? ब्लूटूथ? ओह, पता नहीं, कल करते हैं। अभी तो कर लेते हैं, टाइम हो रहा है, मैं डांट के लेट आने के लिए। ये क्वेश्चन देखना ना, एक सेकेंड। A person is guilty of cheating when he fraudulently induces another person to deliver the latter's property to him. समझ में आया कुछ? फिर से रीड करूँ? A person is guilty of cheating when he fraudulently induces another person to deliver the latter's property to him. समझ में आया? आया? अब नहीं है, वो चीटिंग के लिए गिल्टी है तब जब वो गलत तरीके से फ्रॉडेंटली इंड्यूस करता है दूसरे आदमी को कि वो दूसरा आदमी अपनी प्रॉपर्टी मेरे पास डिलीवर कराए. A falsely represented to be a shop owner that he was office from the commercial taxes department. A ने बोला कि देखो मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ. किससे बोला? B से, जो कि एक शॉप ओनर है. B मान गया. नहीं ठीक है. While examining the accounts of the shop showed A, तो देखो एक मिनट मैं रीड कर देती हूँ, समझाऊंगी बाद में, ऐसे समझ लो. While examining the accounts of the shop, A showed interest in buying a microwave oven on installment basis. B readily agreed with the hope that he would get a favorable assessment from a regard his tax liability. A paid the first installment, took the microwave oven and disappeared from the scene. The police, however, managed to catch hold of A and prosecute him for cheating. समझ में आया? समझा दो. B एक शॉप ओनर था. A ने बोला मैं टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ. ये बोल के हर बिजनेस ओनर को अपना टैक्स वाला शो करना पड़ता है कि वो अपना पूरा पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टैक्सेस फॉर्मूले वाइज सही है कि नहीं है. वो चेक कर रहा था. उसने बोला कि मेरे को माइक्रोवेव और ओवन चाहिए, मैं तुमको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे पे करूंगा. वैसे तो शॉप ओनर नहीं देता, तो मान गया कि तो बड़े लोग हैं, टैक्स से आए तो थोड़ा ए प्लस डाल देंगे, क्योंकि बिजनेस में गलत काम तो होता ही है. बट वो आदमी इंस्टॉलमेंट पे करता है, एक फर्स्ट वाली माइक्रोवेव और ओवन लेके भाग ही जाता है. बी कंप्लेन लगाता है और पुलिस उसको कैच कर लेती है. अब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन हैं. ऑप्शन ए committed cheating because he induced B to part with microwave oven, posing as though that he was from the commercial tax department. Option B, A committed cheating because he did not pay the subsequent installment. C, A did not commit cheating because B handed over the article in order to get a favorable assessment from A. D है none of the above. सब बता दो सोच के. बी वाला ऑप्शन ये है कि ए ने कमिट करिया है चीटिंग क्योंकि उसने आगे वाले जो इंस्टॉलमेंट थे वो पे करने चाहिए थे. ए वाला ऑप्शन है कि उसने चीटिंग करी है क्योंकि उसने झूठ बताया कि वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से है, ठीक है, और तब उसको माइक्रोवेव और ओवन, उसने बेसिकली वो कह रहा था चीटिंग करी है क्योंकि उसने ओनर से माइक्रोवेव और ओवन इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे लिया, ये बता के कि वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से है. बी वाला ये कह रहा है कि ही इज गिल्टी ऑफ चीटिंग क्योंकि उसने पैसे नहीं पे करे थे इंस्टॉलमेंट के बाद में. सी वाला कह रहा है कि उसने चीटिंग नहीं करी है क्योंकि बी वाले की भी गलती थी, उसका थोड़ा सा फायदा लेना था ए से, तो चीटिंग नहीं हुई. और डी वाला ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. ए डी डी ए. अब बताओ, सी तो समझ में आ गया क्यों नहीं है, बदला वाली कुछ सीन नहीं होता क्राइम्स में. बी कह रहा है कि उसने पेमेंट नहीं पे किया इस वजह से चीटिंग है. चीटिंग की कंडीशंस में कोई कंडीशन नहीं है कि तुम पैसा नहीं पे करोगे तो चीटिंग हो जाएगी. कंफ्यूजन हुआ ए और डी में. तो जिसने नन ऑफ द अबव चूज किया उसने ए को निगेट किया होगा. तुम्हें ए में कौन सा ऑप्शन गलत लगा, लाइक कहाँ गलत हुआ? कहीं तो हुआ होगा. बोथ ऑफ देम कैसे लायबल है? तो बेचारे शॉप ओनर की क्या गलती है? कल को तुम्हारे पास कोई आएगा कि मैं पीसेस का बेटा हूँ, तुम भी उसको अच्छे से ही ट्रीट करोगे यार. द पॉइंट इज कंडीशंस देखो. कुछ ना हो कंडीशंस पे आओ. एक्यूज ने डिसीव किया क्या उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इंड्यूस किया. अगर उसे तभी बताया कि मैं टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि उसको माइक्रोवेव और ओवन चाहिए था, मजे में बस भौकाल दिखाने नहीं गया था, उसको चाहिए था, ठीक. तो ये भी ट्रू हुआ. क्या यहाँ पे डैमेज हुआ शॉप ओनर का? हुआ, उसका पैसे का डैमेज हुआ. उसके बाद था कि क्या उसने ऐसा इंड्यूसमेंट होना चाहिए कि अगर वो नहीं बताता कि वो टैक्स का है तो वो ओनर कभी भी उसको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे नहीं देता. ये बात भी सच है. तो सारी कंडीशंस मैच हो गई तो चीटिंग तो हुई, ठीक है. और इसमें ऑप्शन इसने यही बताया, इसमें ऑप्शन ये लिखा था
that A committed cheating because he induced B to part with microwave oven, posing that he was from the commercial tax department. हाँ, कभी भी इमोशनली मत सोचना. तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ बी की तो गलती है, बट मेरे क्या इस बुक पे नोट्स बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, इस वजह से मैं लाती हूँ. फॉर्जरी, फ्रॉगरी. अभी क्या हो रहा है? 10:42 हो रहा है. अभी 1 बजे से क्लासेस हैं. अच्छा, तुम्हारा ब्रेक हो गया है, ये कह रहे हो? तो अभी नहीं, मतलब बोर हो रहा है तो बता दिया करो, तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. ये बता दो, थोड़ा सा पता होगा. ये तब होता है जब मैंने फेक डॉक्यूमेंट तुम्हारे सामने प्रोड्यूस कर दिया. गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. तुम्हारे 12th में 72% है, तुमने अपने पेरेंट्स को प्रॉपर अपना मार्कशीट एडिट करके दिखा दिया, देखो 96% है. और फिर पेरेंट्स को स्कूल नहीं जाने दिया बिकॉज बोर्ड की परसेंट पापा मैटर नहीं करती. 94% ही तो है. पेपर पे क्यों नहीं छपा? क्योंकि बच्चों की 99 भी है, 94 की क्यों छपेगी? तो यू आर वेल टू गो. सीवीटी में तुम्हें चाहिए था एक पर्टिकुलर ड्यू में एडमिशन के लिए कि अगर मान लो 50 बच्चों की सेम रैंक आई तो दिल स्टार्ट बाइफर्केटिंग ऑन योर बेसिस ऑफ योर परसेंटेज. तुमने फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए सीवीटी में भी, ठीक है. या फिर तुमने एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में तुमने गलत किया. मान लो कल पे दारू पीते पकड़े जाते हो, मेरे पेरेंट्स एक फेक डॉक्यूमेंट लाते हैं जिसमें ये प्रूव हो रहा है कि मेरी एज 21 से ज़्यादा की थी, ठीक है. या फिर मैंने किसी को ठोक दिया कल को, तो मेरे पेरेंट्स को प्रूव करना होगा कि मैं माइनर हूँ, ठीक है. जब इस तरीके से कोई भी क्लेम होगा तो फ्रॉगरी हो जाएगा, ठीक है. स्पेलिंग गलत लिखे मैंने, फ्रॉग नहीं होता, फॉग होता है. फ्रॉगरी मेरे को प्रोनाउंसिएशन आता नहीं है. देखते हैं. यहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए और यहाँ पे तुम्हारा पर्पस होना चाहिए कि तुमको धोखाधड़ी करनी है, ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. किडनैपिंग इंपॉर्टेंट है. हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा. क्योंकि जैसे आईसीएसई में भी हम बेस्ट 4 लेते हैं ना, तो एक कुछ बच्चों ने प्रॉपर सारे एवरेज टोटल करके कर दिया था. वो देखते नहीं, उनका बस ये है कि तुम्हारी आई थिंक 72 या 80 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तुम एडमिशन ले पाओगे. तब तो हट, इतना कम है. पढ़ना ही क्यों है फिर? 45 है? नहीं, आईआईटी में आई थिंक 70 है. तो क्लैट में 45 वाले भी आ रहे हैं? नहीं, वैसे आते नहीं, बच्चे होशियार हैं वहाँ. किडनैपिंग का बता दो, कुछ तो पता होगा. तुम बैठ जाओ, बट तुम्हारी रैंक भी आ गई, देन तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे सारे, ठीक है. मान लो तुम्हारे एनालिस्ट में हो गया तो तुम्हारा जान में देखना स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर वीडियो कॉल एंड ऑल, इंटरव्यू एंड ऑल. आप इंटरव्यू एंड ऑल प्रॉपर वीडियो कॉल पे करते हैं देखने के लिए तुम वही हो जिसने पेपर लिखा है, ठीक है. तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या सीन है. तो जैसे मैंने तो 2-3 डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, तो मेरा इतना नहीं था, बट जो बहुत ज़्यादा फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह है उनका प्रॉपर देखेंगे. तुम्हें कैसे जलन है? हाँ, डिसेबल्ड बहुत है वहाँ. मतलब हाँ भाई, नहीं आता है. मतलब देर आर सम पीपल हमारे कैंपस में. अब मैं क्या नाम नहीं बता सकती, कल को वही आ जाओ तो तुम लड़ाई वड़ाई करवाओ. बट एक है, इसके पैर में प्रॉब्लम है. मेरे फ्रेंड थोड़े ज़्यादा गंदे हैं. गंदे नहीं है, दिल के साफ है. उसको लंगड़ा लंगड़ा बोला नहीं, बट उसने फिर बेसिकली वो जब बात करता है तो ही एक्ट्स लाइक ही इज़ वेरी पॉपुलर. मेरे से भी बोला अग्रिमा तो दिल्ली की लगती है सर, ठीक है. फिर ही सेट की कोई लड़की पटवा दे. मैंने कहा मैं क्या अरेंज करती हूँ क्या सबको, मेरे को क्या पता. देन आई सेट तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट तुम सुन लेते. मेरे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली और सोशल स्टेटस होना चाहिए. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बता पता है भाई वही सब है. मैं क्या बेइज्जती नहीं करती भाई किसी की, छोड़ो. किडनैपिंग, किडनैपिंग तभी होती है जब एक पर्टिकुलर को किडनैपिंग एक होता है और एक होता है एबडक्शन. इन दोनों में कन्फ्यूजन होना पता है. कन्फ्यूजन मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है. किडनैपिंग तुम तब, किडनैपिंग की मेन कंडीशन ये है कि या तो तुम जिसको उठा रहे हो वो मेंटली अनसाउंड हो, ठीक है. तो या तो वो अनसाउंड हो मेंटली कि वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता, या तो वो मेल हो. मेल की जो एज होती है वो होती है 16 एंड बिलो, और जो फीमेल होती है उसकी एज होती है 18 या 18 से कम. इसके बाहर अगर तुमने किसी को भी उठाया है, ठीक है, वो एबडक्शन में आता है. किडनैप सिर्फ इन्हीं तीनों लोगों का हो सकता है. एबडक्शन में कोई ग्रुप का लिमिट नहीं है, ये सब पे एप्लीकेबल है. बट इसमें जो मेन है वो यही है, और ये तीनों ये है इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि ये तीनों कंसेंट नहीं दे सकते. दे आर इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट. दो तुम्हें जेंडर पार्ट से लग रहा होगा, बड़े ब्रिटिशर्स के टाइम पे अभी जो भारत नागरिक सुरक्षा बिल आया उसमें भी उन्होंने चेंज नहीं किया है.
तो ये यही रहेगा, ठीक। हाँ यही है इसका किडनैपिंग में, ये है व्हेन यू इंटाइस या टेक एनी माइनर 16 का बिलो मेल 18 का बिलो या फिर अनसाउंड माइंड आउट ऑफ द लॉफुल गार्जियन। क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो ये लोग हैं, अगर तुम्हें इनको कहीं लेके जाने घुमाने भी ले जाना है, तो तुमको इनके लॉफुल गार्जियन से पूछना पड़ेगा। सो टेक्निकली अगर तुम 18 से कम की लड़की को डेट भी कर रहे हो एंड तुम उसको मॉल वॉल मूवी थिएटर घुमाने ले जाते हो, तुम्हें टेक्निकली उसके पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी। कल को तुम लड़की वहाँ पे उसके साथ मिलती है, तुम बोलोगे कि लड़की अपनी मर्जी से आई, तो लड़की कंसेंट दे नहीं सकती, तो तुमने उसको एंटाइज करा घुमाने के लिए, तो तुम किडनैप ही कर रहे हो। ये पॉक्सो एक्ट कहता है, पॉक्सो में भी यही है, ट्राई नॉट टू डेट अ माइनर, या तो तुम खुद माइनर हो बट तुम 16 से तो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा मालाफाइड इंटेंशन हो, ठीक। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरी गलत नीयत नहीं थी, मैं मारने वाले नहीं आया था, ये मैटर नहीं करता। मेयर तुमने अगर किसी को उसके पेरेंट्स के कंसेंट, लीगल गार्जियन के कंसेंट के बिना कहीं ले गए हो, भले तुम उसको मार कूट नहीं रहे हो, तब भी वो किडनैपिंग ही हुई, ठीक। एक एक्सेप्शन है, जब तुम गुड फेथ में एक्ट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसकी वो बच्चा तुम्हारा इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तुम्हें लग रहा है कि यार बीवी ने दूसरी शादी कर ली, बट बच्चे की एज देख के, जो बॉलीवुड गानों में होता है कि यार तो मेरा बच्चा है, तुमसे मिलके कहीं ले गए, इट इज़ ओके। कभी कभी क्या होता है कि जब दो मियाँ बीवी सेपरेशन करते हैं, कोर्ट वैसे तो मिलने को अलाउ करता है, बट मान लो तुम्हारा पति नशेड़ी है, इज वेरी अल्कोहलिक, तो एक होता है कि बाप अपने बच्चे से नहीं मिल सकता, या डोमेस्टिक वायलेंस करता था वाइफ और बच्चों के साथ, बच्चे को ट्रॉमा लगा है, तो अभी डाइवोर्स के बाद बच्चा के नॉट मीट पापा, तब पापा को अलाउड नहीं है बच्चे से मिलना। बट अगर तुमको मिल रहा है कि मेरा इलेजिटिमेट चाइल्ड है यार, मैं ही इसका बाप हूँ, तो तुम उसके लॉफुल गार्जियन हो गए इस हिसाब से, देन यू कैन टेक, ठीक है। एब्डक्शन में क्या होता है, जब तुम फोर्स यूज़ करते हो, जानबूझ के घसीटते हुए कुछ भी करते हुए एक इंसान को इधर से उधर ले जा रहे हो, एब्डक्शन हुआ। एब्डक्शन इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, कि वो माइनर हो गया फिर वो अनसाउंड हो सकता है, कल को अगर मेरे को कोई उठा के ले जाएगा तो किडनैपिंग नहीं, एब्डक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि फोर्सफुल होता है कंपल्सन, कि नहीं तुम्हें चलना ही चलना है। किडनैपिंग माइनर में इज नॉट ऑलवेज कंपल्सन, क्योंकि बच्चे कंसेंट नहीं दे सकते, छोटे बच्चे से तुम्हें कैंडी दिलाने ले जाऊंगा तो वो बच्चा तुम्हारे साथ चला गया, स्टिल। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी इंटेंशन खराब होनी चाहिए, इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा कि मेलाफाइड इंटेंशन थी, तुम्हें किसी से पैसे निकलवाने थे, या तुमको शादी करनी थी फोर्स्ड, कुछ लोग होते सिंदूर लगा देते हैं किडनैप करके ब्ला ब्ला, या फिर एन ऑल। और यहाँ पे क्या होता है कि इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक पर्सन को बस मॉल ले गए, यहाँ पे कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है कि तुम उसको ले जा रहे हो बंद मुंह बंद करके एन ऑल, तुमने उसको कहीं पे बंद ही रख लिया है, फिर तुम प्रॉपर काफ़ी दूर ले जा रहे हो, इट्स नॉट लाइक तुमने बगल वाले घर पे रख दिया उसको उठा के, ऐसा नहीं होता। कभी कभी अब्डक्शन में ये होता है, ये बता दो क्या होता है। और ये, हाँ, एब्डक्शन करने के बाद तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो कमरे में बंदी कर दो, वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन तब होता है जब तुम्हें मान लो तुम्हारा इस जो भी है, मान लो मैं अभी ये तुम्हारे घर के सामने रोड का दरवाजा, लाइक रोड बंद कर दूँ, तो तुम अभी भी, हाँ मान लो ये रास्ता बंद नहीं तो चारों दीवारों से हो गया, बेसिकली एक पर्टिकुलर रूट तुम्हें मना कर रहे हैं कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें जहाँ से जाना है वहाँ से जाओ, देन इट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है, एक रास्ता बंद होगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में तुम्हारे आसपास कोई भी रास्ता नहीं होता, तुम बंद हो, प्रॉपर लॉक हो, ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में क्या होता है कि तुम्हें ऑब्स्ट्रक्शन मिला है, इट मस्ट बी वॉलंटरी, सामने वाले ने जानबूझ के तुम्हारा रास्ता बंद किया है, ये नहीं हो सकता कि सामने वाले से भी गलती से हो गया हो, ठीक है, जानबूझ के होना चाहिए। और एक माइंड आना चाहिए मन में किसी एक आदमी के कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो इट्स डेंजरस, ठीक है। जैसे कि तुम जा रहे हो, मैंने तुमसे बोला कि अगर तुम मेरी गली के सामने से निकलोगे, मैं घर से निकल के तुम्हारे ऊपर अपना गैस सिलेंडर फोड़ दूंगा, और मेरी हरकतें ऐसी रही है कि तुम्हें लग सकता है कि हाँ ये थोड़ा सा सनकी है, मैं इसके घर के सामने से निकलूंगा तो मेरे पे ये फोड़ देगा, तो तुम नहीं निकल रहे हो, पॉइंट ऑफ ये धक्की ही हुई, ठीक है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ क्योंकि मैं तुमको एक रास्ते से आने में मना कर रही हूँ, मैंने तुम्हारे मन में एक फियर लगाया हुआ है कि तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है नॉल, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हुआ। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में टोटल सेसेशन ऑफ द मूवमेंट इज नॉट नेसेसरी, तुम कहीं पे भी कर सकते हो सकता है तो मेरी गली के सामने से नहीं निकल सकते हो। ये मेरे ग्रैंड पेरेंट, लाइक सबके ग्रैंड पेरेंट थोड़ा थोड़ा होता है, कुछ आवारा टाइप बच्चे होते हैं, उन्हें घर के सामने से निकलना अलाउड नहीं होता है, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, इलीगल कन्फाइनमेंट। पहली बात उसकी कंडीशन ये है कि इलीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम अभी यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठे तो इलीगल नहीं हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं निकल सकते बाहर क्योंकि क्लास चल रही है, विल के अगेंस्ट होना चाहिए, और ये 100% होना चाहिए, ठीक है। अगर एक दरवाज़ा खुला भी हुआ है, ये वही टॉर्च वाला हुआ, अगर मैं तुम्हें बोला है कि यहाँ से निकलो मैं तुम्हें गन से मार दूंगा, या मैंने वहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है, या मैंने वहाँ किसी की डेड बॉडी रखी हुई है, निकल अभी भी सकती हो बट तुमको डर लग रहा है कि मैं डेड बॉडी के बगल से निकलूंगा ब्ला ब्ला हो जाएगा, तो वो तुम्हारा हो जाता है। ये सुना है क्या, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? नहीं, एब्डक्शन क्या होता है कि तुम किसी को भी करो किडनैप, किडनैप में होता है कि 16 बिलो माइनर मेल, 18 बिलो माइनर फीमेल,
एंड मेंटली अनसाउंड, ये 3 ही लोग हैं इसमें। आर्टिकल नंबर 100, एक मिनट में देखती हूँ है कि नहीं। पेज नंबर 31 पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पेज नंबर 31, आर्टिकल नंबर 100। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज इट इज आता है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर बहुत आता है। पेज नंबर 31, आर्टिकल नंबर 100। कल्पेबल होमिसाइड में ये है, देखो होमिसाइड इज बेसिकली, होमिसाइड तुमने पढ़ा होगा जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारे, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। जेनोसाइड पता है, प्रॉपर एक कम्युनिटी या फिर प्रॉपर कल्चरल लोगों को मारे, जम्मू कश्मीर और इसराइल पैलेस्टीन, होमिसाइड। ठीक है। और कल्पेबल मतलब होता है जब आप ब्लेम वर्दी हो, आपकी गलती है, तो जब आपने किसी को मारा है, कल्पेबल मतलब आपकी गलती हो, देन इट इज कल्पेबल होमिसाइड। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आदमी को मरना जरूरी है, मतलब डेथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोमा में है, डेथ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जब उसने एक्शन किया तो उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि उसके एक्ट से डेथ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाइफ लेके तुम्हारे हार्ट पे ठोकूँ डायरेक्ट, मेरी इंटेंशन होगी वहाँ पे तुम्हें मारने की। सेकेंडली क्या हो सकती है कि मैं तुम्हारी एक ऐसी बॉडी इंजरी कर दूँ जिससे डेथ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे यहाँ पे नस कटवा दूँ, ठीक है, या फिर मैं, हाँ इतना ही हो सकता है आई थिंक, पता नहीं, बट एनी बॉडी इंजरी जिससे तुम्हारी डेथ हो सकती है अगर कोई ऐसा एक्ट करती हूँ। या फिर मेरे को पता है कि मैं पर्टिकुलरली कोई ऐसा एक्ट करूँगी तो तुम्हारी डेथ हो सकती है। जैसे हम लोग मजे मजे में दूसरे का गला पकड़ लेते हैं, मज़ा आती है स्ट्रैंगल करने में, बट सामने वाला आदमी मर सकता है, हमें पता होना चाहिए। अगर नॉलेज है, अगर इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन मैच करी है और सामने वाला आदमी मर भी गया है, देन इट इज कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रमेश को नहीं पता दैट सुरेश के पेट में प्रॉब्लम है, स्टमक एलिमेंट है, दर्द है। रमेश सुरेश के पेट पे किक करता है, रमेश को नहीं पता था कि उसके पेट पे किक करने से वो मर ही जाएगा। ठीक है। सुरेश एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द किक मर जाता है। तो क्या यहाँ पे रमेश गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड का? भाई तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, बट इसमें लिखा होना चाहिए, आई थिंक कोई दिक्कत है। एनीवे इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया होती है। ठीक है। इविल माइंड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है। फिर एक इंटेंशन होता है कि तुम बॉडी इंजरी कराओगे, ये भी है। एक सेकंड, इसमें मेंस रिया एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हाँ, बट ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी इंटेंशन थी मारने की कि नहीं थी। मेयर नोइंग कि तुम्हारे एक्शन से किसी के बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है, जैसे डेथ हो, दैट इज़ इनफ। ओ सॉरी, इसमें ये भी इंक्लूडेड है, अगर तुम कोई ऐसा ऐड करते हो जहाँ पे तुम्हें नहीं पता कि, एक सेकेंड गलत है यार, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस हो सकता है तो बताना। मर्डर में कोई 4 कंडीशंस हैं। ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड में मेन कंडीशन ये थी कि डेथ होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये 4 कंडीशंस मर्डर की मीट हो जाती हैं तब वो कल्पेबल होमिसाइड होता है। कंडीशन ये है कि व्हेन द हार्म वाज इन्फ्लिक्टेड विद द कंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जब आपको किसी, एक कंडीशन ये होती है जब आपको पता है कि विक्टिम की स्पेशल कंडीशन है, जैसे कि उसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, और तब आप उसको बार बार लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड तब होता है जब आपको ये पता है कि कोई भी ऑर्डनरी, इसमें बेसिकली तुम्हारा पता होना कि नहीं पता होना मैटर नहीं करता, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि इंजरी होगी कि नहीं होगी। ये भी नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। उसमें लिखा गया इलस्ट्रेशंस हैं क्या उसमें? ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बुश, ए को पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है, बी को नहीं पता है। ठीक है। ए जानबूझ के उसे पता था कि जेड को डेथ हो जाएगी, बी से कहता है टू फाइट द बुश। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ए को पता है, ए जानता है कि ये जो झाड़ी है यहाँ पे जेड है। ठीक है। बी को नहीं पता है, ए बी से कहता है कि यार तो इधर शूट करके दिखा। ठीक, बी यहाँ पे शूट कर देता है और यहाँ पे जेड मर गया। ठीक है।
यहाँ पे बी की कोई गिल्टी नहीं, बी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, बट ए ने कमिट किया है ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड इवन इफ उसने खुद नहीं मारा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है कि ए बाय शूटिंग एट अ फोर विद एन इंटेंट टू किल एंड सील किल्स बी हु इज बिहाइंड अ बुश। बेसिकली इसमें ये है कि जब तुम्हारी मर्डर इज लाइक हाई लेवल प्रॉपर 100% इंटेंशन, ए इज थोड़ा सा नहीं भी पता होगा तब भी लाइट लाइट सी पनिशमेंट होती है। मेरे को ऐसा पता नहीं है, पता नहीं। इसमें लिखा है मर्डर इज अ ग्रेवर ऑफेंस दैन कल्पेबल होमिसाइड, इट इज पनिशेबल विद मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। जो मर्डर होता है उसमें बहुत ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ गिल्टी स्टेट होता है। कल्पेबल होमिसाइड में इवन तुम्हें नहीं भी पता है स्पेशल स्टेट है कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट मर्डर में तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ इसका एक स्पेशल कंडीशन थी तब भी तुमने उसे मारा। अगर इस पर्टिकुलर केस पे तुम्हें पता होता है कि उसके पेट में प्रॉब्लम है और तब भी तुमने उसे मारा, देन वो मर्डर हो जाता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है दैट अगर तुम जानबूझ के फिजिकल इंजरीज इन्फ्लिक्ट कर रहे हो, मारे हो उसे हार्म हो रहा है तो नहीं होगा। प्रीवियस ईयर एक ट्राई करना, एक अगर वो हो पाए तो मुझे थोड़ा समझ में आ गया, और मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छे से लेके आऊँगी ताकि कंफ्यूजन चला जाए। प्रिंसिपल ये है, एक सेकंड, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया ना? अच्छा अब ब्रेक का टाइम हुआ है, तुम पहले से क्यों कह रही थी? ब्रो यार आई थॉट, एक सेकंड, इस आर्क में रहना, सब लोग 100 पे ही हो ना? ठीक है, अभी टाइम में तो कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ना इस पे। अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर एंड thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death। तो अगर किसी आदमी को पेट में दर्द हो रहा है पहले से या कोई दिक्कत है और तब सामने वाला आदमी से कोई बॉडी में इंजरी देता है जिसकी वजह से उसे डेथ हो जाती है, तब भी वो आदमी लाइबल है डेथ के लिए। ये कल्पेबल होमिसाइड के एक्सप्लेनेशन में लिखा है ना। एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है दैट when the death is caused by bodily injury, person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies the death might have been prevented। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो मैं तुम्हें चाकू मारा नस पे, मैं तुम्हें बचाना चाहती तो वहाँ पे कुछ बांध देती, मान लो तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, भंड पड़े हो, ठीक है, और मैं तुम्हारी चाकू मारा, आई कैन स्टिल टेक यू द हॉस्पिटल, ठीक है, बट मैं तुम्हें नहीं ले जाती हूँ, मरा है मरने दो। तो अगर कोई चीज़ प्रिवेंटेबल है, मेरे से इंजरी हुई है, मैं चाहूँ तो उसको हॉस्पिटल या कुछ भी कर सकती हूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ, देन आई एम लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3, कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ 40 होता है, नहीं फैन पक्का, हाँ ओके। अगर तुमने एक औरत के अंदर बच्चा है तब इफ़ यू आर ट्राई टू किल दैट औरत का बच्चा तो वो होमिसाइड नहीं हुआ, होमिसाइड नहीं हुआ, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू द कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। अगर वो बच्चा कल को मम्मा के पेट से बाहर आ जाए, देन यू ट्राई टू इंजरी की वो मर जाए, तब वो कल्पेबल होमिसाइड हुआ। बेसिकली ये है कि इंडिया में अभी डिसाइड नहीं हो पाया है कि अगर पेट के अंदर कोई है तो उसको जिंदा मानना है कि डेड मानना है, ठीक है। इसी वजह से जो लास्ट ईयर केस हुआ था जिसमें इस औरत का आई थिंक ट्विंस पहले से थे, थर्ड बच्चा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में वो गई थी कि मेरे को थर्ड बच्चा नहीं चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन जो बिल है इसमें बोलते हैं कि 26 वीक्स के बाद आप नहीं करा सकते, 24 या 26 वीक्स, ठीक है। अगर ऐसा होता भी है बहुत इमरजेंसी तो मेडिकल वाला कोड लगता है, उसमें भी एक्सेप्शन ये है कि अगर रेप के थ्रू आया उन्हें करना पड़ेगा अबॉर्शन, क्योंकि यहाँ पे उस लड़की की लाइफ की बात है, बट यहाँ पे वो मैरिड वुमेन थी, ठीक है, फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकती थी, एंड उसका रीज़न ये था कि उसके फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं। बट डॉक्टर्स ने ये बोला सुप्रीम कोर्ट के केस में कि अब बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, आइदर हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को हम अंदर मारें, ठीक है, लाइक उसको बच्चा अगर हम अबॉर्शन कराते हैं हाई चांसेस कि बच्चा जिंदा ही बाहर निकल आए, ठीक है। अगर बच्चा जिंदा बाहर आएगा तो हमें बच्चे को मारना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि हम बच्चे को अंदर ही मारें, बट उससे औरत का जो अंदर का प्रॉपर यूट्रस एंड ऑल है वो सब खराब हो जाएगा। तो एम्स वाले डॉक्टर्स ने कहा कि बेटर ऑप्शन ये है औरत की भी सेफ्टी के लिए कि हम बच्चे को लाइक नॉर्मली लाएं, नॉर्मल डिलीवरी करें, क्योंकि जो औरत के बाद में साइड इफेक्ट्स होंगे, चक्कर वक्कर आना, वो तब भी मैनेज हो सकता है, बट बच्चे को मारेंगे देन इट विल बी मर्डर एंड ऑल, ठीक है। तो आई थिंक बीबी नागरत्ना वगैरह भी थे, 2:1 का डिसीजन था। तो एक ने यही बोला कि एक औरत की बॉडी इंटीग्रिटी होती है, जब तक बच्चा उसके पेट से नहीं आ रहा है उस औरत की मर्जी है कि आपको बच्चा रखना है कि नहीं रखना है, बट बाकी दोनों जजेस का ओपिनियन यही था कि आप मार कैसे सकते हो, कि हम इतना ग्रेट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये थोड़ा था कि माई यूट्रस माई चॉइस वाला बहुत हुआ, अभी भी डिसाइड नहीं हो पाया, अलग अलग केसेस में अलग अलग जजेस ने बोला है कि जिंदा होता है कि नहीं। तो क्योंकि तुम अबॉर्शन कैसे करोगे, अबॉर्शन में पिल खानी होती है, पिल होती है, वही तो। अब आईपीएल थोड़ी खा सकती है स्टार्टिंग, सॉरी।
तो बैन हो गई। काटते नहीं है ऑपरेशन में, मेरे को नहीं पता भाई, मैंने रिसर्च नहीं करी, ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। हाँ ये भी एक्सेप्शन है कि अगर तुम्हें पता है कि बच्चा पैदा होगा तो जी नहीं पाएगा, HIV पेशेंट्स में होता है बहुत, यहाँ पे बच्चा हेल्दी पैदा हो रहा था। अब इन्होंने 4 केसेस बताए कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब है, ठीक। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर क्लियर कट हो जाता है देन इट इज मर्डर। पहला ऑप्शन है अगर तुम्हारा 100% इंटेंशन था मारने का, तुम मार लेते हो। कल्पेबल होमिसाइड में 100 से कम परसेंट होगा, तुम नेसेसरी मारना नहीं चाह रहे थे। ऑप्शन बी, ऑफेंडर को पता है कि मैं इसे ऐसी बॉडी इंजरी दे रहा हूँ जिससे कि उसकी डेथ 110% हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि तुम उसके लंग्स पे मार दो, हार्ट पे मार दो, आई थिंक मर जाना चाहिए उससे, गले कट कर दो आधा, तब भी मर जाना चाहिए। सी वाला ऑप्शन है कि तुम्हें ये पता है कि अगर तुम उसको थोड़ा सा भी करोगे, कुछ लोग जैसे मान लो कुछ लोगों की दिक्कत होती है बॉडी में, कुछ बहुत ज़्यादा नाजुक टाइप के लोग होते हैं, तो उसे पता है कि मैं थोड़ी सी भी बॉडी इंजरी दूंगा उतनी सफिशिएंट है कि वो मर जाए। मान लो किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और मैंने उसके कहीं पे ऐसा मारा जिसको सांस और जल्दी जल्दी लेनी पड़ रही है और वो मर गया। आई डोंट नो एग्जाम्पल्स इस केस में, क्योंकि मैंने मर्डर से कंडीशंस पढ़ी थी एंड हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, तुम अपने मन से बना भी नहीं सकते। एंड फोर्थ ऑप्शन ये है दैट कि तुम्हें पता है कि सिचुएशन ऐसी है कि तुम थोड़ी सी भी इंजरी दोगे, बेसिकली यही है कि तुम्हें पता है इसमें केसेस में कि डेथ होगी होगी और तब भी तुम कोई करते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि डेथ होगी, उस केस में तुम्हें नहीं भी पता होता डेथ हो रही है तो तुमसे गलती से हो जाता है, वो नेग्लिजेंस से हो जाता है। इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम, जेड मर गया, मर्डर, ठीक है। ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिसीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ, ए को ये पता है कि जेड को दर्द हो रहा है, ठीक है, एक डिसीज की वजह से, और उसे अगर एक घूसा भी मिलेगा वो मर जाएगा, ठीक है। ये जानते हुए भी ए ने उसको घूसा मार भी दिया, ठीक है, जेड मर गया, तो यहाँ पे ए गिल्ट ऑफ मर्डर है क्योंकि उसे पता था वो आदमी मर जाएगा, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे रीजन है कि वो घूसा एक नॉर्मल आदमी को मारने के लिए काफी नहीं होता, ठीक है, बट ए को पता था कि ये स्पेशल वाला केस है, इसको एक घूसा मारो निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मार ही देते हैं, ठीक, तो ये मर्डर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ए ने जानबूझ के स्वॉर्ड से जेड को एक कट दिया ताकि वो मर जाए गले पे, और वो आदमी मर गया, तो भी ये मर्डर है, ठीक। लास्ट केस ये है कि ए ने बिना किसी एक्सक्यूज के गन लिया और क्राउड ऑफ पर्सन को डिस्काउंट को मारने लग गया, और उनमें से एक को मार दिया, मतलब ओपन फायरिंग करी बट उसका निशाना उतना अच्छा नहीं लगा होगा, तो उनमें से एक इंसान मर गया। अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस ये देंगे कि बहुत सारे लोग थे, तो उसका पर्टिकुलर एक इंसान को मारने का इंटेंशन नहीं था, तो ओपन फायरिंग करी थी, एक आदमी मर गया, वो बोल सकता है कि मेरा इंटेंशन नहीं था। बट इसमें एक्सेप्शन ये लगेगा कि ऑल्दो आपने पहले से डिसाइड नहीं किया था कि आप एक इंडिविजुअल को मारोगे, बट जैसे ही आपने यहाँ लोगों को मारने का कोशिश किया, आपकी वहाँ पे तुरंत इंटेंशन आ गया कि आप यहाँ पे लोगों को मारोगे, ठीक। तो कल को आप ओपन फायरिंग कर रहे हो और आपकी ओपन फायरिंग में 2-3 लोग जा रहे हैं, स्टिल इट इज मर्डर ओनली, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कब नहीं है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, जब आपके पास क्या होता है, आपको कोई प्रवोक करता है। जैसे रुस्तम में क्या हुआ था, उसकी बीवी ने उस पर चीट कर दिया था, उसको गुस्सा आ गई तो मार दिया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हुआ। या फिर ये तब होता है जब तुम होता है लाइक हस्बैंड है, उसे गुस्सा आ रही है, वर्क का बहुत प्रेशर था, उसने अपनी बीवी का गला दबा दिया, वो अपने होश ही में नहीं था, इतनी गुस्सा आ रही थी, कुछ लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं, गला दबाते दबाते उसकी वाइफ मर गई, मर्डर नहीं हुआ, कल्पेबल होमिसाइड हुआ। नेक्स्ट क्लास में बहुत अजीब अजीब केसेस लेके आऊँगी, क्रिंज आउट हो जाओगे, बट ये ज़रूरी है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर से रिलेटेड। गंदल मतलब ये है कि तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि साहब ने मर्डर किया अपनी वाइफ का, बट वो प्रूव कर ले जाता है कि मैं अंदर से प्रेशर पे था, ठीक है। देयर वाज वन टाइम जहाँ पे एक औरत लाइक वो बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक है, उस आदमी ने कहा कि मेरे को लगा वो बेहोश है, इस वजह से मैं उसका गला दबा रहा था, या फिर वो भी था कि उसको लगा बेसिकली अब यहाँ पे ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि तुम डेड बॉडी को मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक उसने बताया कि डेड बॉडी को देख के वो बहुत परेशान हो गया, उसने गला दबाना शुरू कर दिया अपनी वाइफ की डेड बॉडी का, बट वो बेहोश थी, तो वो बाद में मर गई। तो उसने कोर्ट में बताया कि मेरे को लगा मेरी वाइफ मर गई ऑलरेडी, इसलिए मैं उसका गला दबा रहा था। कोर्ट ने भी कहा कि हाँ मर्डर थोड़ी हुआ, कल्पेबल होमिसाइड है, गलती से जानबूझ के नहीं किया उसने। पनिशेबल होता है बट सजा कम होती है। ये देखो, ए अटेम्प्ट करता है जेड की नोज खींचने की, जेड इन द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेज होल्ड ऑफ ए टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। तुम्हारी कोई नाक खींच रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लो, मत खींचो। ए को झटका लगता है मेरा हाथ कैसे पकड़ा, और वो जेड को मार देता है, ठीक है, मार दिया। अब ये मर्डर है इवन इफ प्रोवोकेशन, अब वो बोल सकता है कि इसने मेरे को प्रवोक किया मेरा हाथ पकड़ के,
बट ये तब भी मर्डर ही है, क्योंकि तुमने जानबूझ के मारा। ये सडन प्रोवोकेशन भी नहीं आएगा। अगर तुम किसी पे नाक वाक झापड़ मार रहे हो और किसी ने तुम्हें दोबारा झापड़ मार दिया और तुमने गुस्से में अब उसको गोली मार दी, इट इज स्टिल मर्डर। ठीक, ये एक्सेप्शन है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है अगर ऑफेंडर ने गुड फेथ में राइट टू अपना प्राइवेट डिफेंस करने पे किसी को मारा है। ठीक है, मेरे पापा मम्मा को मार रहे थे, मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा था, मैं अपने मम्मा को बचाना चाहता था, मैंने अपने पापा को गोली मार दी, कल्पेबल होमिसाइड। ठीक, मेरे पापा मम्मी से कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, मेरे को लगा हुआ था, चुन मची थी, मार दिया, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो मर्डर हुआ। ठीक है, आई थिंक इतना कर लो, ये बहुत बड़ा एक्चुअली। ये लिखा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नहीं, पनिशमेंट फॉर मर्डर इज लाइक मैक्सिमम लाइफ टाइम मिल सकती है तुम्हें। बहुत है एक्चुअली, ये बता देती हूँ। whoever commits culpable homicide not amounting to murder, उसे पूरी लाइफ भर की सज़ा हो सकती है, 5 साल से कम की भी हो सकती है, 10 साल तक एक्सटेंड भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं।